हेलो दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछने जा रहा हूं और उसकी हम चर्चा करेंगे। वो ये है कि पुलिस समाज के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, कई बार उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाती है। तो हम जो चाहते हैं कि पुलिस जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, कोई क्राइम हो, तो उसमें तुरंत एक्शन ले, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करे, गुंडागर्दी को कम करे, समाज में एक सबको न्याय दे पाए। तो हमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है और कई बार ऐसा देखने में आता है कि पुलिस उन एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट कर पाती है। हम चाहते हैं कुछ और जो डिलीवर होता है कुछ और। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है। अब इसका एक जवाब हम दे सकते हैं कि कोई कह सकता है कि पुलिसकर्मी अच्छे नहीं हैं, या वो मन से काम नहीं करते हैं, या फिर उनकी नीयत सही नहीं है। पर ये उत्तर जो है अधूरा है। कुछ लोग वैसे होंगे, पर पुलिस में हर तरह के लोग हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, पर उसके बावजूद उसका कोई कभी कभार उसका इफेक्ट नहीं बाहर दिखाई पड़ता है। राइट। कई अफसर ऐसे हैं, कई लोग आईपीएस ज्वाइन करते हैं या उसके नीचे रैंक में भी, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, तो उसमें भी कई लोग मन से काम करना चाहते हैं, पर फिर भी एक हमेशा गैप रहता है जनता के एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। तो आज हम समझेंगे कि वैसा क्यों है, क्योंकि अगर वैसा गैप है तो ज़रूर उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। राइट। तो वो हम समझते हैं कि किस तरह के कारण है, किस तरह के कंस्ट्रेंट्स है, क्या बंधन है, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से पुलिस हमारे एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर पाती है। ठीक है, तो चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो पहला चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो पॉइंट ये है कि पुलिस का काम क्या है। पुलिस का काम है कानून का इन्फोर्स करना, और कानून के कई बाउंड्रीज हैं। राइट। उसके कई लिमिट्स हैं, और पुलिस को उन लिमिटेशंस के अंदर ही काम करना पड़ता है। और कानून के जो लिमिटेशंस हैं उसके अलावा पिछले 10, 20, 30 सालों में कई नई रेस्ट्रिक्शंस भी पुलिस के ऊपर डाली गई हैं, और उसमें कई कोर्ट रूलिंग्स हैं, कई गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। तो मैं आपको कुछ बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देता हूँ। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कोई किसी आदमी को अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट किया गया, मान लीजिए मारपीट हो रही थी, और वहाँ पे उनको पकड़ के अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अब सवाल ये है कि अरेस्ट कर लिया गया, तो अरेस्ट करने का प्रोसीजर ये है कि एज लॉन्ग एज पुलिस ने एक बार, या जो भी अरेस्ट कर रहा हो, उसने उसको एक बार छू दिया और वो आदमी फिर अपने आप को सबमिट कर रहा हो, तो वो अरेस्ट वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए पुलिस को ये शक है कि ये आदमी भाग सकता है या फिर अटैक कर सकता है, तो उनको हैंडकफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर आज की तारीख में हैंडकफ लगाने के ऊपर, हथकड़ी जो होता है, हथकड़ी लगाने के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक पाबंदी है। मतलब कंप्लीटली बैन नहीं है, ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है, पर उसमें काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है। सो दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि पुलिस अरेस्ट करती है दो तरीके से। एक तो होता है कि कोर्ट का एक वारंट है, कोर्ट का ऑर्डर है, और दूसरा खुद पुलिस डिसाइड करती है कि हाँ, यहाँ पे इस आदमी को इस जुर्म के लिए अरेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर पुलिस वारंट के, कोई कोर्ट का वारंट है, उसके बेसिस पर अरेस्ट करती है, तो उस आदमी को हथकड़ी डालने के पहले पुलिस को कोर्ट का परमिशन लेना ज़रूरी है। अब आपको लगेगा कि ये तो छोटी सी बात है, पर बात छोटी सी नहीं। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। जब मैं ट्रिवांड्रम में पुलिस कमिश्नर था, तो हमारे पास आर्म्ड रिजर्व कैंप में तकरीबन 1000 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1100-1200 लोग थे। वो हमारा आर्म्ड पुलिस रिजर्व था। तो आपको लगेगा कि एक सिटी के लिए 1000-1200 लोग रिजर्व, तो मतलब काफ़ी लोग हैं, और कोई ज़रूरत पड़े तो फिर उनका इस्तेमाल किसी लॉ एंड ऑर्डर में, कोई मारपीट हो, दंगे हों, तो उस केस में ये फोर्स 1000-1200 की फोर्स काफ़ी होती है। पर हकीकत यह है कि 1000-1200 की फोर्स में अक्सर 50-100 लोग भी मिल पाना बहुत मुश्किल था। ऐसा क्यों? तो उसमें एक कारण ये था कि हर दिन ट्रिवांड्रम सिटी में खासकर जो जेल्स हैं वहाँ पे, उन जेल से काफ़ी सारे प्रिजनर्स को कोर्ट ले जाना पड़ता था, उनके कोर्ट के जो केस आ रहे हैं उनकी सुनवाई के लिए। तो एक ड्यूटी होती है प्रिजनर एस्कॉर्ट ड्यूटी, और प्रिजनर एस्कॉर्ट ड्यूटी में कभी तो 100 लोग, कभी 150, कभी 200। तो आप इमेजिन कीजिए 100, 200, 300 पुलिसकर्मी हर दिन सिर्फ इसी में लगे हैं कि वो एक आदमी को जेल से लेके कोर्ट में, और कोर्ट से लेके फिर वापस जेल ले जा रहे हैं। उनका पूरा दिन उसमें निकल गया है। और ऐसा क्यों होता है? इसकी एक वजह ये है, इतने ज़्यादा लोग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वहाँ ये पाबंदी है कि उनको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। इनफैक्ट आपने कई बार, अगर आपने नहीं देखा है तो अगली बार ध्यान दीजिए, जब ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को जब ले जाया जा रहा होता है कोर्ट, तो आप देखेंगे पुलिस वाले और वो
पुलिस वाले उनका हाथ पकड़ के, आप न्यूज़पेपर में देखिए, उनका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। मतलब वो जो शोले में जय और वीरू हैं तो वो अपने दोस्ती की दोस्ताने में चल रहे हैं, तो वैसे वो दोनों हाथ पकड़ के साथ चले जा रहे हैं। और बड़ा अजीब सा, मुझे तो बहुत अटपटा लगता है कि ये सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं हथकड़ी लगाने पे, उनका लॉजिक मैं समझता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे के लिए, भलाई के लिए और एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, पर इसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, राइट। अब कोर्ट ये कहेंगे कि ठीक है, अगर वैसा हो तो आप 2 नहीं, आप 4 लोग पुलिस एस्कॉर्ट में लगाओ। कभी कभी यहाँ तक कि एक आदमी को एस्कॉर्ट करने के लिए अगर वो पहले पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है, तो मुझे याद है हम लोग कभी कभी 5-5, 6-6 लोग लगाते थे एक आदमी के लिए। अब ये कह सकते हैं चलो ठीक है, ज़रूरत हो तो आप लगाओ, पर चक्कर ये है कि जितने हर एक आदमी जो इस ड्यूटी के लिए जा रहा है, वो किसी और ड्यूटी के लिए, वो समाज में लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए वो आदमी उस दिन अवेलेबल नहीं होगा, है। तो ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल है कि किस तरह के कंस्ट्रेंट से पुलिस को ऑपरेट करना पड़ता है। और यहाँ पे आप दूसरी बात मान लीजिए, आप कह सकते हैं चलिए ठीक है, तो उसमें कोर्ट का परमिशन लिया जाए, पर कोर्ट का परमिशन ले पाना, आप 100 केस में 1 केस में लोगे, 2 केस में लोगे, अब किस हद तक का परमिशन, आपके पास टाइम ही नहीं होगा। मान लीजिए कल सवेरे अगर 100 प्रिजनर्स को अगर जेल से कोर्ट लेके जाना है, तो शाम को वहाँ से जो जेलर होगा वो सिटी पुलिस को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि इतने लोग चाहिए। अब कौन जाएगा रात को परमिशन मांगने, कैसे होगा? और कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट अगर उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया तो कोर्ट फिर पुलिस के अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। तो इस तरह के बड़े ही मतलब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि बाहर जनता को, दुनिया को, प्रेस को, किसी को पता नहीं होता कि इन सारे प्रॉब्लम से पुलिस जूझ रही है। और मान लीजिए जब कोई प्रॉब्लम होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कोई मारपीट हो गई, तो वहाँ पे पुलिसकर्मी अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि इस तरह के कई सारे ड्यूटीज़ में वो लोग फंसे हुए रहते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ एक और, मान लीजिए अरेस्ट किया, अब पुलिस ने खुद अरेस्ट किया, वारंट में नहीं, मान लीजिए कहीं स्पॉट पे जाकर अरेस्ट किया। वहाँ पे ये है कि अगर अरेस्ट किया तो पुलिस चाहे तो हथकड़ी डाल सकती है, पर अगर हथकड़ी डाला तो फिर अगर वो आदमी कोर्ट में अगर कंप्लेन करता है, तो पुलिस को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये इस आदमी से हमें खतरा था, तो इसलिए हमने उसको हथकड़ी पहनाई। अब पुलिस कैसे प्रूव करेगी? कई बार ये डर रहता है मन में कि कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो कोर्ट ने अगर एडवर्स ऑर्डर पास किया तो हो सकता है कि सब इंस्पेक्टर या जो पुलिस कर्मी सस्पेंड भी हो जाए। तो ये एक और मुसीबत है। और दूसरी तरफ देखिए, चूंकि हथकड़ी नहीं डाल सकते हैं, तो मान लीजिए 2 लोग 4 लोग एक आदमी को लेके जा रहे हैं, और अगर वहाँ पे पुलिस कस्टडी से वो भाग गया, और ये हर 2-4 महीने पे एक बार तो पक्का होता ही है, कोई ना कोई कहीं से भाग जाता है, तो फिर जो पुलिसकर्मी उन सबको सस्पेंड करना पड़ता है, फिर उनके अगेंस्ट में एक्शन होता है। तो मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ये सिचुएशन है इस मामले में। चलिए अब और देखते हैं, और एग्जाम्पल, अरेस्ट। अब अरेस्ट किया गया तो हुआ ये कि पुलिस ने ऑब्वियसली कई सिचुएशंस में वो अरेस्ट के जो पावर है उसको उन्होंने कई बार मिसयूज़ भी किया, या फिर जिनको अरेस्ट किया गया उनके साथ में ठीक से बर्ताव नहीं किया। इस तरह के कई इंस्टेंसेस हुए, तो कोर्ट ने उसके ऊपर भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 10 से ज़्यादा गाइडलाइंस हैं कि अरेस्ट किया गया तो उनको जो अरेस्ट करने वाला अफसर है उसके पास यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि हाँ, जो मुझे अरेस्ट करने आ रहा है पुलिसकर्मी है, किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्ट करने वाले को, उसके फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए, वकील को इन्फॉर्म कीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें गलत हैं, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन बहुत सही है, पर ये हमें समझना पड़ेगा कि ये हर एक काम, मान लीजिए अगर एक आदमी को अरेस्ट करने पर इतनी सारे रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसमें टाइम लगेगा। अब मान लीजिए कोई दंगा हुआ, ये मेरे साथ एक बार इंसिडेंट हुआ था कि एक बार बहुत मेजर राइटिंग हो गई, वो काफ़ी सारा पथराव और गाड़ियों को जलाना, काफ़ी इंसिडेंट हो गए। तो हमने 200 लोगों को उस दिन सिटी पुलिस में अरेस्ट किया। अब 200 लोगों को अरेस्ट किया, अब हर एक आदमी के लिए आपको कंप्लीट ये फॉर्मेलिटीज़ करनी है, मतलब 24 घंटे लग गए पूरे वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने में। तो उस समय वो पुलिसकर्मी जो उसमें लगे हुए हैं वो किसी और काम के लिए अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ये रिसोर्सेज इसी तरह, मतलब हर छोटे छोटे चीज़ों में लोग लगे रहते हैं और फिर वो अवेलेबल नहीं रहते हैं बाकी और काम करने के लिए। तो ये एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर कानून, चलिए और देखते हैं। कानून ही कई सारे रेस्ट्रिक्शंस डालता है कि जैसे आप CRP से देखिए, तो हमारा कानून ये कहता है कि किसी को अगर अरेस्ट करने आप जाते हैं तो
2 रेस्पेक्टेबल विटनेसेस होने चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके कॉलोनी में, आपके एरिया में या आसपास कहीं भी मान लीजिए पुलिस किसी को अरेस्ट करने आती है और वो आपको बोलती है या आपके माता पिता को या भाई बहन को या किसी रिलेटिव किसी को बोलती है कि उस अरेस्ट में आप विटनेस बन के आइए। अब आप मुझे बताइए कि कितने रिस्पेक्टेबल लोग, राइट, कितने लोग उस केस में विटनेस बन के जाना चाहेंगे। तो विटनेस बन के गए, पहली बात तो कौन जाके पुलिस के साथ में, वो सब क्या सिचुएशन होगा क्या हो किसी को पता नहीं है, तो लोग थोड़ा घबराते हैं। फिर आप वहाँ पे गए, उसके बाद में फिर जब वो कोर्ट में जब वो केस आएगा 2 साल 4 साल 5 साल बाद, तो आपको फिर आपको जाके वहाँ पे विटनेस एविडेंस देना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट जाना वहाँ पे आपके कोर्ट में बुलाएगा, आप नहीं गए 1-2 बार, तो आपके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। तो ये सब सोच के कोई पुलिस के साथ में अरेस्ट के लिए कोई जाना नहीं चाहता एज अ विटनेस, तो कोई सहयोग नहीं देता पुलिस का, पर पुलिस को रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें का एक पुलिस का काम तो ऑलरेडी मुश्किल है, उसको और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं। ये चीज़ मान लीजिए 100 साल पहले, 150 साल पहले, उस समय बात अलग थी। अब ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी है, आजकल आजकल कैमरास लगाया जा सकते हैं, कई तरह की चीज़ें की जा सकती हैं जिससे कि ये हम इंश्योर कर सकें कि एटलीस्ट गांव में नहीं तो कम से कम सिटीज़ में, शहरों में पुलिस को डेफिनेटली ये सब बॉडी कैम जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि पुलिस अरेस्ट करने जा रही है तो क्या हो रहा है वो सीन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। आज सबके पास में सेल फ़ोन है, हर एक पुलिसकर्मी के पास में भी सेल फ़ोन है। तो मैं कह रहा हूँ कि अब इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, रिविजिट करने की ज़रूरत है और इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि पुलिस का सारा काम सिर्फ इस तरह की चीज़ों में ना निकल जाए सारा टाइम, राइट। और ये केस फाइनली जब जाते हैं कोर्ट में ट्रायल के लिए, तो कई सारे केस इसलिए एक्विट भी हो जाते हैं, कन्विक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि विटनेस नहीं आया, विटनेस आया तो भूल गया था या फिर वो बोलता है मैंने देखा नहीं। और पुलिस भी क्या करती है, कई बार वो 2 रेस्पेक्टेबल विटनेस कहाँ से मिलेंगे, तो वो फिर वो स्टेशन के आसपास हो, उनकी जान पहचान के जो लोग होंगे उन्हीं को हर केस में साइन करवा के उनसे कर लेती है। तो ये चीज़ें जो हैं मेरे हिसाब से सिस्टम को बहुत ही स्लो कर रही हैं। चलिए अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए कोई केस हुआ, लेट्स से किसी महिला के साथ में किसी ने छेड़खानी की या किसी ने बदतमीजी की। अब उस केस में किसी आदमी को अरेस्ट किया गया। आज की तारीख में कानून स्ट्रांग हो चुके हैं, पर आज से 10 साल पहले आप देखिए, निर्भया केस के पहले जो सिचुएशन थी उस समय था कि ये सारे सेक्शन, इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, किसी महिला के साथ में बदतमीजी किसी ने की, उसको मान लीजिए अरेस्ट किया गया, तो वो सेक्शन जो है बेलेबल था। मतलब जिस आदमी को अरेस्ट किया गया उसको तुरंत जमानत देना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ये भी कहते हैं कि जमानत, अंग्रेजी में कहते हैं बेल नॉट जेल, मतलब कि जमानत जो है वो है इंपॉर्टेंट, जेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कन्विक्शन नहीं हुआ। वो पॉइंट भी सही है, पर आप ये सोचिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ और पुलिस उस आदमी के घर जाती है और घर पे उसको जमानत दे के आ जाती है, तो लोग क्या बोलेंगे, सब लोग आसपास क्या बोलेंगे पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो घर गए थे, घर से ऐसे ही लौट गए, वो तो अरेस्ट ही नहीं किया। इनफैक्ट कई बार पुलिस अफसर क्या करते हैं कि अगर बेलेबल ऑफेंस हो तो भी, अगर वो केस बहुत ही सेंसेशनल हो, बहुत ही मतलब न्यूज़ में आ गया हो, तो उसमें वो खुद बेल नहीं देते हैं, वो उस आदमी को फिर भी कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, कोर्ट फिर बेल दे देती है। तो पुलिस का अप्रोच ये होता है कि कम से कम कोई हमारे सिर पर नहीं आएगा, हमें कोई नहीं बोले कि आपने क्यों छोड़ दिया, हम कहेंगे हमने तो कोर्ट में भेजा था, कोर्ट ने छोड़ दिया उनको, राइट। पर कानून तो कहता है कि पुलिस को ही बेल देना चाहिए था, पुलिस को जमानत देनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें हैं, कई कानून इस तरह के हैं कि लोग चाहते हैं कि इसमें तगड़ा एक्शन हो, पर कानून वैसा नहीं है। तो ये एक और बहुत बड़ी लिमिटेशन है। और लिमिटेशंस क्या हैं? अब आजकल खासकर शहरों में वीआईपी सिक्योरिटी, फिर हर एक जो सीनियर अफसर आते हैं वो अपने नए नए स्कीम निकालते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग, ये वो दुनिया भर के नए नए स्कीम्स निकाले जाते हैं। और हर एक स्कीम में अब मान लीजिए सब इंस्पेक्टर को ये मीटिंग अटेंड करना हो, उसको इन लोगों से जाकर मिलना हो, तो कई तरह के एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दे दिए गए हैं कि पुलिस को पीपल फ्रेंडली बनाया जाए। मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, पुलिस को पीपल फ्रेंडली डेफिनेटली होना चाहिए, राइट। पर अगर हमारे जो पुलिसकर्मी उनके पास ऑलरेडी इतना काम है कि संभाल नहीं पा रहे हैं, आप उसमें 5 काम और ऐड करेंगे तो फिर वो तो नहीं कर पाएंगे।
या फिर वो और धीरे हो जाएंगे, नहीं तो आपको फिर पुलिस स्टेशन की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी और पुलिसकर्मी वहाँ पे डालने पड़ेंगे, और वो सरकारों के पास पैसा नहीं है। तो ये चीज़, इन चीज़ों को कोई सोचता नहीं है। तो जब भी आप जब न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं तो उसमें आता हो कि हाँ ये फलां आईजी ने चार्ज लिया, या ये इन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चार्ज लिया, ये इन्होंने चार्ज लिया, तो इन्होंने नई स्कीम बनाई है, उसमें पुलिसकर्मी ये करेंगे वो करेंगे। तो आप उस समय ये सोचिए कि वो जो करेंगे, जो एडिशनल काम करना पड़ रहा है, उसके लिए क्या उनको रिसोर्सेज हैं, क्या उनको एक्स्ट्रा आदमी मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहे हैं तो काम कैसे करेंगे? आप किसी भी सब इंस्पेक्टर से आज पूछ के देखिए, वो आपको बताएंगे कि हमारा काफ़ी टाइम जो इस तरह के ये फॉर्मेलिटीज़ में निकल जाता है। फिर उनके वर्किंग आवर्स देखिए। मैं तकरीबन 20 साल पहले की बात है, मैं यूपी में किसी पुलिसकर्मी से बात कर रहा था। मैंने पूछा कि कैसे आपकी ड्यूटी यहाँ पे कैसे होती है, कितने घंटे होती है? तो बोला नहीं घंटे तो नहीं है, मतलब हमारा तो 24 घंटे ही ड्यूटी होती है। तो मैंने कहा नहीं 24 घंटे मतलब वो कैसे काम कर सकता है? तो बोला नहीं, अभी जैसे 2 दिन मान लीजिए यहाँ पे ड्यूटी लग गई, वहाँ से लौटे थे कहीं और लग गई। तो मतलब ये हुआ कि पुलिसकर्मी है वो 48 घंटे यहाँ ड्यूटी है, यहाँ से लौटे थे 24 घंटे वहाँ, फिर तो जो ड्यूटी सिस्टम है उसके हिसाब से ये आदमी 24 घंटे काम कर रहा है। अब आप सोच के बताइए, कोई आदमी 24 घंटे काम कर सकता है क्या? ऑब्वियस आंसर है नहीं। तो अगर आप किसी को 24 घंटे ड्यूटी पे लगाएंगे तो क्या होगा? तो नेचुरली वो अपने आप से ही छुट्टी ले लेगा या अपने आप से कुछ आराम करेगा। आफ्टर वो भी इंसान है। तो इसी वजह से आपको कई बार, मैं यूपी में था तो मुझे दिखाई पड़ता, मुझे बड़ा अटपटा लगता था कि आप देखेंगे थाने के पास में कुछ लोग बैठे हैं, उसमें पुलिसकर्मी भी हैं, बैठ के वहाँ पे ताश खेल रहे हैं। यूनिफॉर्म पहना है तो ऊपर खाकी है, नीचे मान लीजिए लुंगी पहनी है, कुछ और पहना हुआ है, जूता किसी और रंग का है, पैंट किसी और रंग का है। यूनिफॉर्म 100 में से 80 लोगों का यूनिफॉर्म भी कभी सही नहीं होता है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि ये हकीकत है। तो अगर हम उन लोगों को एक रीजनेबल वर्किंग आवर्स नहीं देंगे तो हम उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते हैं। करेक्ट? अगर हमको मान लीजिए कहते हैं चलिए आपका काम 8 घंटे है, एक दिन में 10 घंटे है, 12 घंटे है, तो वो 8, 10 या 12 घंटे है, हम इंसिस्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये 12 घंटे आप ढंग से यूनिफॉर्म पहनिए, ढंग से ड्यूटी कीजिए, आप ठीक से खड़े रहिए। पर अगर आप 24 घंटे, 48 घंटे या 5 दिन कॉन्टिन्यूसली ड्यूटी लगाएंगे तो फिर आप वो इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जिसके अंडर पुलिस ऑपरेट करती है। चलिए अगला बात करते हैं हम ट्रेनिंग के बारे में। अगर हमें पुलिस का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना हो तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा, काम कैसे करना है, स्किल्स उनको सिखाने, कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, कैसे गश्त करनी है। अब ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम मिलता है पुलिस में? प्रैक्टिकली नहीं के बराबर, ऑलमोस्ट ज़ीरो कह लीजिए। अब आप फौज को, आर्मी को लीजिए। अब आर्मी की कोई यूनिट है, मान लीजिए एक बटालियन है, तो उनको डिप्लॉय किया गया कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में या किसी फॉरवर्ड एरिया में, पर उसके बाद में उनको फिर एक पीस स्टेशन भी मिलता है, तो वो एक रोटेशन चलता रहता है। तो पीस स्टेशन में गए तो वहाँ पे फिर थोड़ा ट्रेनिंग और उन चीज़ों पे हम ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे तो 24 घंटे सालों साल, मतलब वो फायर फाइटिंग वही चलता रहता है, जैसे आग बुझाना। तो उसमें सोचने का, रुक के समझने का, चीज़ों को इम्प्रूव करने का उनको मौका नहीं मिलता है। फिर अगला देखिए, रोल क्लैरिटी। मतलब कि अगर किसी भी सिचुएशन में पुलिस का रोल क्या है, ये छोटी सी बात है पर इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए पुलिस ट्रैफिक चेकिंग कर रही है, ट्रैफिक स्टॉप करके चेकिंग कर रही है, उसमें अब कोई गाड़ी आ गई, अब वो एमएलए की गाड़ी है, आपको क्या करना चाहिए? कानून के हिसाब से उनको वही करना चाहिए जो कि वो किसी और के लिए भी करते हैं। पर पुलिस वालों को पता है अगर वैसा उन्होंने किया तो फिर कोई ना कोई कंप्लेंट आएगी, फिर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सस्पेंशन फिर होगा। तो किस हालात में कैसे एक्शन लेना है ये उनको क्लैरिटी नहीं है। और कानून के हिसाब से उन्होंने अगर टफ एक्शन लिया तो कल डेफिनेटली बोला जाएगा कि यहाँ पे पुलिस अपनी मर्जी के काम कर रही है, वो रूथलेस है, सेंसिटिव नहीं है। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। और ये इस चक्कर में पुलिस वाले भी बड़े सोच समझ के क्या करें क्या नहीं करें हमेशा सोचते रहते हैं। कानून क्या है वो उसके बजाय कौन सा आदमी है वो देख के समझ के उनको एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है। फिर और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, रिसोर्सेज हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किट्स नहीं है, तो वो चलते जाते हैं। मैं अब इसमें पूरा और वो डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ, पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पुलिस बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर काम करती है और ये सारे कंस्ट्रेंट पुलिस का काम
आसान करने की जगह और मुश्किल कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं, ये जो भी ऐसे बंधन डाले गए हैं उनके कुछ वजह हैं, पर इसका एक काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट भी है और ये जनता को और समाज को और प्रेस को इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है और सवाल पूछने की ज़रूरत है कि ये जो करंट सिस्टम है ये सही है कि नहीं है और इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, और अगर है तो कैसे है। ठीक है, तो सोचिए इसके बारे में, और उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको यूज़फुल लगा। और देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका नोटिफिकेशन बटन क्लिक कीजिए, क्योंकि हर दिन मैं वीडियोस रिलीज़ करूंगा। अगर आपको पसंद आया तो अगला वीडियो भी आप शायद देखना चाहेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद, और फिर बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।